हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिक्स के सेकेंड हाफ के बारे में, जिसके अंदर में हम किसी भी फोर्स का किसी बॉडी के ऊपर में जो भी असर होता है, लेकिन जब वो बॉडी मोशन में होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, ये है हम सबका प्यारा सा चैनल और हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेसिकली मैं आपको एक बाइफिकेशन बता दूं, जिसके अंदर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्प्लिट करते हैं उस चैप्टर को 3 पार्ट में। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ये 3 पार्ट में आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा या वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा। सो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, इसको हम लोग 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो हम लोग जो आज डील करने वाले हैं वो है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़, जिसके अंदर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं नो चेंज। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जिसमें लिख देते हैं हम लोग नो चेंज इन शेप ऑफ बॉडी, या फिर शेप और साइज़ आप बोल सकते हैं कि बॉडी के ऊपर में कोई भी आप फोर्स, कितना भी फोर्स आप लगा दें तो आपकी बॉडी के ऊपर में किसी भी तरीके का शेप और साइज़ में चेंज नहीं होगा। उस टाइप के स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़। ठीक है, और मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली क्या है। तो इसके अंदर में हम लोग बहुत सारी फोर्सेस अगर किसी बॉडी के ऊपर लगा दें तो वो बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ वेरियस फोर्सेस एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी। तो जैसे अगर मैं इस चेयर के ऊपर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, तो इस चेयर के ऊपर में बेसिकली 2 जो ऐसे फोर्सेस हैं जो लग रहे हैं वो हम गिन सकते हैं। आप बता सकते हो कौन सा? एक तो मेरा वेट, दूसरा चेयर के नीचे से जहाँ पे उसका सपोर्ट है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर में बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं। अब उसका नेट रिज़ल्ट क्या होता है ये सब हमने पहले वाले वीडियोस में देख लिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ हो गया। इसके बाद हमारे पास में आता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़, जिसके अंदर में आप किसी भी बॉडी के ऊपर में थोड़ा सा भी, जैसे अगर ये मेरे पास में एक बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा दूँ तो ये शेप साइज़ चेंज कर लेगा। बच्चों, इसके लिए एक अलग सा सब्जेक्ट डेडिकेटेड है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये हमारे पास अलग से एक डेडिकेटेड टॉपिक है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास में आता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। अब मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, वो है कोई भी तरीके का ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो हो सके तो हम उसको फ्लूइड बोलते हैं। और इसको पढ़ने के लिए इसके ऊपर में भी अलग अलग फोर्सेस ऐड किए जा सकते हैं फ्लूइड पे। तो इसकी जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, वो है हमारे पास में फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि मैकेनिक्स में बहुत सारी फोर्सेस बॉडी पे लग जाती है और उन फोर्सेस का बॉडी पे क्या असर होता है इसको हम पढ़ेंगे। 3 टाइप की बॉडीज़, या फिर हम 3 टाइप की स्टडी बने, जहाँ पे बॉडी अगर रिजिड है तो उसकी स्टडी अलग होती है। बॉडी पिचक जाएगी, मुड़ जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, दब जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी जिसको आप बोलते हैं, तो उसकी स्टडी अलग होगी। और अगर जो बॉडी है वो खुद ही सॉलिड नहीं है, जैसे इसके अंदर में अगर मैं आपको बोल दूँ तो जितने तरीके के लिक्विड्स हैं या फिर गैसेस हैं उनको हम फ्लूइड के इसमें नाम में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, हमारी जो स्टडी आज डिपेंड करने वाली है या जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ के अंदर है। मतलब हम जो बॉडी लेंगे वो बॉडी बिल्कुल भी फोर्स के अंदर लगाने के बाद कोलैप्स नहीं होगी, दबेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। मतलब ये जो फंडा है ना, बेसिकली ये है आइडियल फंडा। ऐसा कोई बॉडी नहीं होता कि जिसको कितना भी चाहे फोर्स लगा लो, ट्विस्ट कर लो, तोड़ लो, मरोड़ लो, उसको कुछ होता ही नहीं है। ये एक आइडियल फंडा है, क्योंकि हम बेसिक जब कोई भी चीज़ का पढ़ते हैं ना तो पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं पढ़ते हैं, हम बहुत आइडियल तरीके से उसको पढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास रिजिड बॉडीज़। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ लेके रखा है।
पहले भी लिया हुआ है ये एग्जांपल हमने एक बार, उसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ, उसको यहाँ पे एक इंसान खींच रहा है, उसका दोस्त यहाँ खींच रहा है, तीसरा यहाँ खींच रहा है, चौथा यहाँ खींच रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट को 4, 5, 10, 50, 100 सैकड़ों बहुत सारे लोग खींच लें तो वो बॉडी हम अज्यूम करेंगे बॉडी बिल्कुल डिफॉर्म ना हुई। समझ में आया? तो ये सारे फोर्सेस का इसके ऊपर असर क्या होगा उसके बारे में हम स्टडी यहाँ करने वाले हैं। अब इसमें 2 टाइप की स्टडी हो जाएगी। एक, या तो वो बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, एट रेस्ट, स्टेबल। दूसरा, वो जो पॉइंट बॉडी है या वो जो भी बड़े शेप की बॉडी है जो डिफॉर्म नहीं हो सकती, वो मोशन में है या मोशन में आ जाए फोर्सेस लगाने की वजह से, या मोशन में है तो फोर्स लगाने की वजह से रुक जाए। ठीक है, फिर से देखना। स्टैटिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टैटिक्स के अंदर में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारी बॉडी है, बॉडी इज़ एट रेस्ट। बॉडी कैसी है? रुकी हुई है, उसमें कोई भी तरीके की हलचल नहीं है। डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो बॉडी विल बी इन मोशन। बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। सो द बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, तो ये हो गई स्टैटिक्स और हो गई डायनामिक्स। स्टैटिक्स की अगर बात करें तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास में कोई ब्रिज है, बहुत बड़ा सा कोई एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर में गाड़ियाँ हैं, ब्रिज के ऊपर में लोग चल रहे हैं, ब्रिज के नीचे से पानी बह रहा है तो उसके थपेड़े लग रहे हैं पिलर्स को, या फिर ब्रिज के ऊपर ज़ोरदार विंड का असर हो रहा है। ब्रिज जो है वो तो स्टेबल है, वो तो रुकी हुई है, वो तो स्टैटिक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्टडी हम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ब्रिज डिफॉर्म नहीं हो रहा। हम बेसिकली डिफॉर्म नहीं हो रहा, ये पूरा आइडियल केस है, डिफॉर्म नहीं हो रहा। हल्का सा इलास्टिसिटी वगैरह रहता है बट उतने क्या में नहीं पड़ेंगे कि अरे ऐसे कैसे। वो डिफॉर्म नहीं हो रहा और वो चल फिर नहीं रहा, तो हम कहते हैं कि उसकी स्टडी स्टैटिक्स में होगी। दूसरा एक कॉन्सेप्ट अगर हम डायनामिक्स का ले लें कि डायनामिक्स में क्या पढ़ेंगे, तो अगर आप मान लो गोल्फ आपने देखा है तो एक बॉल है, उसको हम रखते हैं और उसको हिट करते हैं। तो जब हम उसको हिट करेंगे हम इमेजिन करेंगे कि वो भी रिजिड है, और हिट करने के बाद वो कोई एक मूवमेंट लेगा, एक मोशन लेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलते हैं। क्या कौन सा मोशन, ये आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ठीक है, देखेंगे हम, वो भी पढ़ने वाले हैं। या फिर अगर आपके पास में क्रिकेट की बात कर लो, आप क्रिकेट के शौकीन हो, तो आपके पास में कोई बॉल फेंका गया, आपने बैट से उसको हिट कर दिया तो उसका आपने डायरेक्शन बदल दिया। समझ में आ रहा है? तो उसी को हम बोलेंगे बॉडी जो है हमारे पास मोशन में है अगर, तो हम उसकी स्टडी अगर करें कि कितना अगर आपने ज़ोर से फोर्स लगाया तो इतने टाइम के बाद वो किस मोमेंट, मतलब किस पोजीशन पे होगा, किस तरीके से वहाँ गया, स्ट्रेट गया, लीनियर, रेक्टिलिनियर गया, कर्वेचर पे गया, प्रोजेक्शन पे गया, प्रोजेक्टाइल मोशन में गया, वो सब हम स्टडी करेंगे। तो हम उसको डायनामिक्स बोलेंगे। बॉडी जो होगी किस में होगी? मोशन में होगी। अब इसकी स्टडी को भी हम मोटा मोटे बेसिकली कुछ टेक्स्ट बुक्स में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कुछ में इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम इसको चारों को समझ लेते हैं। एक है हमारे पास काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स के अंदर में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे जो भी बॉडी है, जो पहली बात तो रिजिड है और वो मोशन में है, हम ऐसी स्टडी यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, बट काइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं उस बॉडी के बारे में वो समझना। हम पढ़ते हैं इधर स्टडी ऑफ, कुछ नया वर्ड में यहाँ डाल रहा हूँ, उत्सव। उत्सव, स्टडी ऑफ उत्सव। along, study of Utsav along with the forces causing Utsav। ये क्या चीज़ हो गई? ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक बॉडी है जो मूवमेंट में है, और अगर हम पढ़ते हैं कि उस बॉडी के ऊपर में एक फोर्स लगा दिया गया, क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स। और उस फोर्स की वजह से होने वाले उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ U T S A V, क्या है भाई ये उत्सव? इनिशियल वेलोसिटी।
बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, कितने देर तक फोर्स लगाया या कितने देर तक हम मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, बॉडी कितना डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या आया या डिसेलरेशन क्या आया, और ये फाइनल वेलोसिटी। कुछ इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बॉडी की, फाइनल क्या हो जाएगी, या फिर कोई बॉडी रेस्ट पे से छोड़ा गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस पर एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, टाइम ड्यूरेशन कितने देर तक के लिए हम ट्रैक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम फाइंड करते हैं अलॉन्ग विथ फोर्स। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, उत्सव अलॉन्ग विथ फोर्स, ठीक है। तो इस स्टडी को हम काइनेटिक्स के अंदर डालते हैं। अब आता है हमारे पास में डायनामिक्स के अंदर काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स के अंदर काइनेमैटिक्स। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे भाई बच्चों, इसमें हम उत्सव के बारे में पढ़ेंगे, बट द फोर्सेस दैट आर कॉजिंग उत्सव वो नहीं पढ़ेंगे। किन फोर्सेस को लगाकर वो काम हो रहा है वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जैसे क्रिकेट के अंदर में भी मैंने यहाँ से बैट से हिट किया, तो आप देखते हो बस दिखाता है कि एक बॉल है वो गया बाउंड्री लाइन के बाहर और एक पैराबोलिक पाथ लेके इतने मीटर लंबा छक्का, वो दिखा रहा है ना, उसमें वो कतई ये नहीं बताता है कि आपके पास बैट कितना फोर्स लगाता है। लॉजिक समझ में आया? वो सारी चीज़ें नहीं। या फिर आपके बैट्समैन ने कितना ज़ोर से जब इसको घुमाया है तो कितना ताकत लगाया है, वो सब कुछ नहीं बताता। तो हमको सीधा खाली क्या पढ़ना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, उत्सव, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ उत्सव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आ गया हमारे पास में स्टडी ऑफ UTSAV, ये सब ऐसे मैंने नाम दे के रखा है, ठीक है। विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग उत्सव, ठीक है। ये हो गया हमारे पास काइनेमैटिक्स। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं पार्टिकल डायनामिक्स के ऊपर और चलते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स के ऊपर। पार्टिकल डायनामिक्स क्या चीज़ होती है देखना। पार्टिकल डायनामिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज, ठीक है, ऑफ द बॉडी इज़ नॉट कंसिडर्ड। मैं बताता हूँ ये क्या है। शेप एंड साइज ऑफ बॉडी इज़ नॉट कंसिडर्ड, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड। एक चीज़, जैसे अगर मान लो मेरे पास में एक प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन जो है, ये प्लेन जा रहा है इंडिया से, मान लो ये ऐसे घूमते हुए कहीं, तो ऐसे एक्चुअली प्लेन ऐसे नहीं जाता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वही कवर करता है। तो मान लो ये जा रहा है अफ्रीका। इस दौरान मुझे इस प्लेन की स्टडी करनी है कि मतलब इसकी स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी, इसने कितने देर में यहाँ से टेक ऑफ किया, कितने देर में लैंड किया, इसने क्या हाइट ऑल्टीट्यूड उसके अंदर में वहाँ पे जाते समय पे इसने कैच किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, या वहाँ पे कितना हाइट पे ये उड़ा था, क्या एक्सेलरेशन हुआ इसका, क्या डिसेलरेशन हुआ, हवा का क्या असर हुआ इसके ऊपर। अगर मुझे ये सब पढ़ना है, ठीक है, तो ये जो प्लेन हम बना रहे हैं ना, इस प्लेन को हमें पार्टिकल ले लेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये बोइंग का प्लेन है या ये एयरबस का प्लेन है, ये फाइटर प्लेन है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंगल सिलेंडर है, डुअल सिलेंडर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो हमारे पास में ये सिर्फ एक पार्टिकल होगा। अगर ये पार्टिकल होगा तो हम प्लेन का डिज़ाइन बना के एनालिसिस भी नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, कुछ इस तरीके से बात करेंगे। हम बोलेंगे देखो देखो यहाँ है प्लेन और ये यहाँ 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 करके इधर चला गया, सिंपल। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेप एंड साइज़ ऑफ द बॉडी इज़ नॉट कंसिडर्ड। अब एक और चीज़, अगर आप शेप और साइज़ नहीं ले रहे हो, तो जैसे मान लो ये प्लेन उड़ रहा है, ऐसे कुछ एक रफ एक कुछ बता रहा हूँ। मान लो इसके ऊपर में कुछ फोर्स यहाँ से आया, कुछ यहाँ से आया, कुछ यहाँ से आया, कुछ यहाँ से आया, कुछ यहाँ से आया, हवा का अलग अलग तरीके से फोर्स आया, तो चांसेस हैं प्लेन जो है वो रोटेट कर जाए, अनबैलेंस हो जाए।
उसके अंदर में हमारे पास में टर्बुलेंस आ जाए, होता है ना कभी कभी आप प्लेन में बैठे हैं बच्चों, तो आपके पास टर्बुलेंस फील होता है, धड़ 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 प्लेन हमेशा ऊपर नीचे कहीं तो वाइब्रेट हो जाता है, ऑसिलेट हो जाता है ना। अगर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट इज़ अ पार्टिकल। और अगर ये एक पार्टिकल है, जैसे अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ कि भाई नहीं 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 ये तो एक पार्टिकल है, तो इसके ऊपर जो जो हवा का फोर्स आएगा, जो भी फोर्स आएगा वो सब क्या हो जाएगा पता है, सबका सब कॉन्सेंट्रिक, या फिर हम उसको बहुत अच्छे से बात करें तो हम बोलेंगे वो पूरा कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम बन जाएगा। कौन सा फोर्स सिस्टम? कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। और कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम अगर कोई चीज़ बन गई तो हम यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से बोल सकते हैं कि हमारे पास किसी भी तरीके का रोटेशनल इफेक्ट नहीं होगा, प्लस नो रोटेशन ऑफ बॉडी। तो इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग। एक तो शेप और साइज जो है हमारे पास में, इधर दिखा देता हूँ मैं आपको। शेप और साइज ऑफ द बॉडी इज़ नॉट कंसिडर्ड, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, एंड नो रोटेशन ऑफ द बॉडी। अब तक क्लियर हो गया? पॉज करके एक बार समझ लेना। चलते हैं आगे। उसके बाद में अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा चीटिंग कर रहा हूँ। भाई चीटिंग क्या सर, चीटिंग सिखा रहे हैं आप? मतलब कुछ चीज़ें आलस, टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे ना शेप एंड बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी कंसिडर करते हैं। एक सेकेंड, हम शेप एंड साइज कंसिडर करते हैं, हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम नहीं लेते हैं। हम लेते हैं कौन सा फोर्स सिस्टम? हम लेते हैं नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम बाय निखिल सर, ठीक है। उसके बाद में रोटेशन ऑफ द बॉडी भी हो सकता है। अगर हम पूरा साइज़ ले लें किसी ऑब्जेक्ट का तो हम पार्टिकल नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट्स एन ऑब्जेक्ट विच इज़ अ रिजिड बॉडी, इट इज़ नॉट अ पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी गाड़ी चलने वाली है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रिजिड बॉडीज़ के बारे में, कि भाई शेप साइज चेंज नहीं होगा, ये आइडियल केस होगी। उसके बाद में अगर वो बॉडी रुकी है तो स्टैटिक्स होगी, घूम फिर रही है, टहल रही है, चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है तो डायनेमिक्स होगा। डायनेमिक्स के अंदर अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर अगर आप जो उसके उत्सव की बात हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, उसकी तो बात दोनों जगह करेंगे। लेकिन अगर आप फोर्सेस ना लें, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस, मैं इधर आपको फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस ऑफ द सिस्टम, देन इट इज़ काइनेमैटिक्स। और अगर फोर्स वगैरह कंसिडर कर रहे हो, इट इज़ काइनेटिक्स। तो ये हो गया हमारे पास पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज़, उसके बारे में। यहाँ पे हमने पढ़ा कि शेप साइज़ लेंगे नहीं, यहाँ पढ़ा हमने शेप साइज़ ले लेंगे। शेप साइज़ नहीं लोगे तो पॉइंट होगा तो सारी चीज़ें कॉन्करेंट होगी, और अगर आप शेप साइज़ लोगे तो नॉन करेंट हो जाएगा, वो रोटेशनल इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब थोड़ी सी चीज़ों को और डिफ़ाइन करें, जैसे ये सारी चीज़ें ना, इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। आ जाओ नीचे, किसको डिफ़ाइन कर रहे हैं वो देख लो। हमारे पास आ जाएगा इधर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें हमने स्कूल डेज में पढ़ी हुई है, 11th-12th में भी पढ़ी है, बट फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पोजीशन मीन्स व्हाट? सो इट इज़ द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन मीन्स द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ धरती पे इस जगह पे एक कंट्री है और इस जगह पे कोई दूसरी कंट्री है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो दूरी एक फ़िक्स दूरी होगी, है ना। कि भाई इसकी जो लोकेशन है इसके हिसाब से मान लो है ये 700 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो 700 किलोमीटर दूर अगर हमारे पास छोटा टापू है, मतलब 700 किलोमीटर सरकमफ्रेंस में कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर। तो बॉस इसकी लोकेशन ज़िंदगी भर इसके रेफरेंस से इसकी लोकेशन तो फिक्स ही रहेगी,
ये तो बदलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक फ़िक्स पॉइंट हमने लेके रखा है, ठीक है। तो हमारे पास में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि किसके हिसाब से आप बात कर रहे हो। तो हमें पहले कोई भी स्टडी के पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सेट करना पड़ता है। जैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आसमान में एक बादल है तो उस बादल के हिसाब से ये कंट्री का लोकेशन बताओ, ये तो गड़बड़ है। अर्थ रोटेट भी हो रहा है, रिवॉल्व भी हो रहा है ना, और बादल तो घूम फिर भी रहे, तो भाई बादल के हिसाब से वो कंट्री की लोकेशन कैसे बताओगे? उनमें से कोई भी एक फ़िक्स नहीं है। तो पहले एक पॉइंट को फिक्स करेंगे, इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ यहाँ पे वैलिड हो जाती है, बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो पोजीशन मीन्स द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल, मतलब ये मेरे घर से कॉलेज कितना दूर है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर में उसकी पोजीशन बता रहा हूँ मेरे घर से। मेरा घर भी फिक्स है, कॉलेज भी फिक्स है। उसके बाद में हमारे पास में आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। कॉलेज से निकल के मैं घर आ गया। अब मेरे घर वाले थोड़ा चिंतित हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, तो मैंने क्या किया या आप क्या किए, आपने गूगल का जो आपका लोकेशन है उसको लोकेशन को व्हाट्सएप पे डाल दिया, तो आपकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। समझ में आया? तो हम बोलते हैं द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज़ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कंटिन्यूसली आप डिस्प्लेस कर रहे हो, अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहे हो, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती जा रही है। आप उठ के इधर से उधर, फिर इधर से उधर, स्कूल से छूटे, दोस्तों के साथ में दुकान में गए, गोला खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, चॉकलेट खा लिया, फिर वहाँ से निकले, हर ऑटो में बैठे, हर एक दोस्त को ड्रॉप करते 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 घर आ गए। तो आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहे हैं अपने आप को, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब देखो, आप भी बदमाश रहे, हर बच्चा मस्ती मजाक करता है, स्कूल छूटने के बाद में ऑटो में भी जल्दी नहीं जाता है, यहाँ वहाँ बहुत देर घूमता है ना। तो अभी उससे आप घर पे लेट हो जाओगे, तो आप कितना जल्दी जल्दी खुद को डिस्प्लेस कर रहे हो, आप अपनी लोकेशन कितना तुरंत 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 चेंज कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ कितना जल्दी आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसको रफ्तार बोलेंगे। अगर आप 1 घंटे में मान लो एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब ये मुंबई है और ये पुणे है, ठीक है, ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान लो ये डिस्टेंस आपस में 150 किलोमीटर का है, एक एग्जांपल रफ, ठीक है। तो अगर आप पहले यहाँ थे, आप यहाँ से निकले गाड़ी में, उसके बाद आगे जाके आप चाट खाने लगे, तो आप रुक गए, बहुत देर आपने टाइम पास किया, फिर निकले, फिर यहाँ पे जाके आप वॉशरूम चले गए, फिर यहाँ से निकले, उतर के सेल्फी खींचने लगे। ऐसे करते करते मल्टीपल ब्रेक ले लेके यहाँ से यहाँ पहुँचे आप। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 150 किलोमीटर। आजकल ये 150 पे बहुत मीन बन रहा है, 150 किलोमीटर। लेकिन मान लो आप इतने ब्रेक ले लेके पहुँचोगे, 5 घंटे बाद पहुँचो, 5 घंटे बाद, तो 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5, तो आपने क्या वेलोसिटी ली हुई है भाई? तो आपने लेके रखी है बॉस 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब आप किस रफ्तार से, जो जिसको बोलते हैं, आप डिस्प्लेस हो रहे थे, तो हर 1 घंटे में आप 30 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला है v = dx/dt। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपने छोटू सा डिस्टेंस कवर किया dx और टाइम लगाया dt, तो dx/dt जो होगा वो होगा v, वेलोसिटी। छोटा छोटा सेक्शन में, और अगर लंबा चौड़ा सेक्शन है तो हम बोलेंगे s/t। वेलोसिटी इज s/t, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास में आता है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये जो आपने ये क्या है? एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेटर होता है आपके पास, आप अपनी रफ्तार बढ़ा सकते हो, फट 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 डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो आप स्कूल से घर आ रहे हो, तो आपके पास बहुत समय, दोस्तों के साथ आराम से मस्ती मजाक करते करते आ रहे हो, मोबाइल पे फ़ोटो खींच रहे हो, बातें कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो। सडनली मान लो बिन बादल बारिश हो गई, तो आप क्या करोगे? फट 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 भाग जाओगे, कहीं तो शेड में चले जाओगे या घर की तरफ भाग जाओगे। मोबाइल बचाना है भाई, भीगना भिगाना बाद में देखते हैं। तो आपने क्या कर दिया? अपने आप को एक्सेलरेट कर दिया,
क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया। तो हम एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपने अपनी रफ्तार किस हिसाब से बदली है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसकी दो फार्मूला होती है, dv/dt और v/dv/dx। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास में सीधे सीधे बात करते हैं कुछ टाइप के मोशंस के बारे में। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ वेरी स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास में एक गाड़ी है, कैसी गाड़ी बन गई, ये गाड़ी शुरुआत से ही स्ट्रेट लाइन पे चले आ रही है तो हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन है। सर ये गाड़ी तो बदल गई, पहले कुछ और थी अब बाद में गाड़ी वही है। तो अगर वो एक ही लाइन पे चलते चलते जा रही है, सीधे चलते जा रही है, हम उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। जैसे रॉकेट छोड़ दिया सीधे चला गया, बुलेट मार दिया सीधे चला गया, ऐसा लगता है सीधे चला गया, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी ले सकता है, छोटे डिस्टेंस में वो सीधा जाता है, ऐसा हम बोलेंगे। आगे देखेंगे, डेट में देखेंगे इसको। तो हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन की ना 3 टाइप की सम्स आएगी। पहला, मोशन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कोई बॉडी एकदम यूनिफॉर्म तरीके से, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, जो कभी ना चेंज हो, उसको यूनिफॉर्म बने। मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एंड मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये 3 टाइप के हमारे पास में स्टडीज़ होने वाले हैं। तो पहला स्टडी अगर हम देख लें, एक एग्जांपल लेते हैं। पहला स्टडी के अंदर में हम पढ़ेंगे TVS, बहुत ही फेमस इंडियन ब्रांड है TVS। मतलब इसके अंदर वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही देकर पूरा का पूरा हम सम सॉल्व कर लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अगर हम बात करें कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अब इसका मतलब समझ लो कि आप जब एक्सेलरेशन गाड़ी का दे के बैठे और आपकी गाड़ी के एक्सेलरेशन देने के बाद जो ओडोमीटर है हमारे पास, स्पीडोमीटर जिसको आप बोलते हो, स्पीडोमीटर नॉट ओडोमीटर, स्पीडोमीटर के अंदर में आपकी स्पीड दिखा रहा है 50 kmph, 50 kmph मतलब 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसा अगर दिखाएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, ना तो आप 50 से ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हो, ना 50 से कम, आपने एक स्पीड पकड़ के रखी है। ठीक है, अब 50 kmph का मतलब भी समझ लेंगे कि अगर ये रास्ता है और ये आपकी गाड़ी है, टूटी फूटी गाड़ी लग रही है सर, हाँ ये जो भी है, ये यहाँ से लेके जब यहाँ पे आएगी, ये रास्ता है, टूटी फूटी गाड़ी है आपके पास में, या आप हैं सिंगल बैठे हैं, पढ़ाई में फोकस है तो सिंगल बैठे हैं, तो आप जब इधर जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर मतलब हर 1 घंटे के बाद आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर कवर करेगी, 50 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे के बाद 50 किलोमीटर, फिर तीसरे किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर। तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप कभी भी उसकी स्टडी कर लो, हर 1 घंटे में उसने उतना ही कवर करना है। दैट इज़ नोन एज मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आता है मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये वाला पार्ट बच्चों उत्सव वाला है, उत्सव। इसके अंदर में एक बहुत फेमस चीज़ आती है, वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या आती है, मोशन अंडर ग्रेविटी। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बढ़िया सा, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बहुत लंबी सी बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, ये लंबी सी एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे आप हैं बदमाश और होली का टाइम है, तो आपने क्या किया, एक गुब्बारा बनाया पानी का, और यहाँ पे नीचे आपका दोस्त खड़ा है यहाँ पे, और आपने उसके माथे पे इधर से हाथ ऐसे आगे, हाथ कैसे लाल रंग का हो गया, आपने हाथ बढ़ाया और एक गुब्बारा, एक बलून पानी का भरा हुआ यहाँ से ठप से नीचे के डायरेक्शन में छोड़ दिया। अब जैसे आप इसको नीचे के डायरेक्शन में छोड़ोगे तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी। क्या ये ज़ीरो वेलोसिटी से इसके ऊपर में फाइनल वेलोसिटी भी इसकी ज़ीरो होगी क्या, जब इसके सर पे गिरेगा तो? नहीं, ऐसे नहीं, वो चोट लगेगी भाई। अगर बहुत ऊंचा, बहुत रईस हो तुम, तो तुम्हारा दोस्त तो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच जाएगा।
तो क्या होता है हमारे पास में नीचे ग्रेविटी इसको खींच लेती है हम बोलते हैं, तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अभी फ़िलहाल के लिए आप 9.8 भी पढ़ सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप पत्थर गिराओ, खुद मत जंप कर जाओ, कोई भी चीज़ से जंप, हाँ चलो ठीक है, अगर आप पैराशूट से जंप करते हो वहाँ से जंप कर जाओ, पैरासेलिंग कर लो, स्काई डाइविंग कर लो, कुछ भी, मतलब कहीं पे भी अगर आपको नीचे की तरफ गिरना है, ठीक है, या गिर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर ग्रेविटी कोई भेदभाव नहीं दिखाती, एक्सेलरेशन लगाती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होता है आफ्टर एवरी 1 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी will change by 1 मीटर पर सेकेंड। देखो ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। तो हर 1 सेकेंड के बाद आपके बॉडी की रफ्तार क्या होगी, आपके बॉडी की रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड से, ओ सुनो, नॉट 1 मीटर पर सेकेंड, देखो मेरी गलती हो गई यहाँ पे, नहीं 1 मीटर नहीं, हमारे पास में यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड, मेरी गलती हो गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड से चेंज होती जाएगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से छोड़ा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी चल रही है भाई, 0। तो आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद मान लो वो बॉडी आपका यहाँ आ गया, तो अब इसकी यहाँ पे रफ्तार कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड लगा, बॉडी थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाएगी, आपके पास में ये जो गैप होगा, ये यहाँ पे आपके पास में वेलोसिटी आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। उसके अगले 1 सेकेंड में बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड पे है, उसको चोट लग जाएगी आपके दोस्त को, मज़ा आएगा सर, बहुत मज़ा आएगा, दोस्त है ये उतना बदमाश। 29.4 मीटर पर सेकेंड। देखो पहले वाले वेलोसिटी कम है ना, तो 1 सेकेंड में थोड़ा डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है इसने, दूसरे में स्पीड बढ़ गई है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया उसी 1 सेकेंड में, तीसरे में स्पीड और बढ़ गई तो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने। वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होते जाएगा, ठीक है। तो छोटा दिखाया, ये और बड़ा, ये और बड़ा, यहाँ तो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे बात करेंगे। अब हमारे पास में ना ये, क्योंकि ये काइनेटिक्स नहीं है, काइनेमैटिक्स है। काइनेटिक्स में फोर्सेस लेते हैं, काइनेमैटिक्स में कोई फोर्स लेंगे ही नहीं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो हमारे पास में फोर्सेस वगैरह नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है काइनेमैटिकल इक्वेशंस, काइनेमैटिकल इक्वेशंस बच्चों यहाँ पे जब देंगे, एकदम आसान है बच्चों, आपको आएगा। जब भी हम काइनेमैटिकल इक्वेशंस देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आएगा S इक्वल टू, टी लिख रहा है क्या, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये 3 इक्वेशन हमारे बहुत गोल्डन इक्वेशंस हैं, काइनेमैटिकल इक्वेशंस बोलते हैं इनको, काइनेमैटिक्स में इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में आता है मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब अब गाड़ी, अच्छा एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे दूँ, बढ़िया सा मेरे दिमाग में अभी आया है। बच्चों जब हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाते वक्त में आपने एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रखा है, मतलब क्या किया है, ये मेरा एक एक्सेलरेटर है, ठीक है, एक्सेलरेटर। तो अगर मैंने गाड़ी को एक स्पीड दे दिया और उसके बाद में मैं मस्त इसको ऐसे क्रूज़ कंट्रोल पे रखा हुआ हूँ, क्रूज़ कंट्रोल मतलब वही स्पीड, ना ऐसे कर रहे हैं ना ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, अजम्पशन ये है कि रोड एकदम फ्लैट है, ना तो उसमें ढलान है ना तो चढ़ाई है, ना तो हिल पे जा रहे हैं ना तो हम डिसेंट हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास में एकदम मस्त रोड सीधा चल रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, पकड़ के रखेंगे 50 kmph, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब हमारे पास में आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या होता है वो भी समझो। मैंने गाड़ी चलाया और गाड़ी का जो कांटा है वो 0 से स्टार्ट हुआ, ये 0 है, आप देख रहे हैं, आपको 0 यहाँ से दिखाता हूँ, 0 से स्टार्ट हुआ, ये जो मोशन है ना यहाँ पे,
0 से 1 और 0 से 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 का स्पीड, 40 का स्पीड, ये एकदम यूनिफॉर्म तरीके से काटा घुमा, एकदम सेम स्पीड से काटा घुमा और आपका हाथ भी ऐसे घुमा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब धरती खींचता है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, आपका कंटिन्यूसली वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। अब आता है वेरिएबल एक्सीलरेशन सॉरी, जो हम लोग को रास्ते पे गाड़ी चलानी पड़ती है वैसे। आप एक्सीलरेट करते हो, ब्रेक लगाते हो, यहाँ देखते हो, वहाँ देखते हो, फिर एक्सीलरेट करते हो, सिग्नल आता है, लोग आते हैं, गड्ढे आते हैं, एक्सीलरेट डिसलरेट, एक्सीलरेट डिसलरेट, एक्सीलरेट डिसलरेट, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से पकड़ते हो, फिर एक्सीलरेट डिसलरेट। ये सारी चीज़ें जो चलती रहती है, जिसमें आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, कम हो जाता है, रुक जाता है, ये सारी चीज़ें जब होती रहती है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। समझ में आया? तो जब ऐसा कुछ होता है बच्चों, तो हमारे पास में ना किस तरीके की इक्वेशंस बनते हैं, वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे dx विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन के लिए dv/dt, एंड एक्सीलरेशन के लिए एक और फार्मूला होता है v dv/dx। आपको एक इक्वेशन देगा वो कि भाई जो हमारा मोशन चल रहा है वो मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा चल रहा है, वो रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को s या x कुछ भी बोल सकते हो आप। तो एक इक्वेशन देगा, उसको खाली आपने डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी का जो इक्वेशन बनेगा उसको फिर डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन मिलेगा। ये इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ लिया, अभी ये देखो, रेक्टिलिनियर मोशन के हमने 3 टाइप पढ़ लिए। वो है मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। अब इन्हीं तीनों के कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन तीनों के जो न्यूमेरिकल रहेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 देखो, अ कार P and Q ट्रैवलिंग इन पैरेलल लेन्स ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। तो लेट्स से मेरे पास में एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, एक लंबा सा हाईवे है। सो एक कार है P और Q जो एक स्ट्रेट हाईवे पे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। कार्स P एंड Q, नॉट अ कार, कार्स P एंड Q दोनों की रफ्तार 72 किलोमीटर पर आवर है। कार P इज़ अहेड ऑफ कार Q बाय 200 मीटर। मान लेते हैं कार P जो है वो यहाँ पे है और जो कार Q है अभी वो हमारे पास यहाँ पर है, ये Q हो गया। और ये जो गैप है ना दोनों के बीच में, ये कितने का गैप है, 200 मीटर का गैप है। एक आगे चल रही, पीछे चल रही, और दोनों के दोनों ऐसे एक स्पीड से, ना आगे ना पीछे, ना ओवरटेक कर रहे हैं, ना एक दूसरे को हराने जिताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। कहता है एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी एक क्षण पे कार P डिसलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द स्पीड। मतलब ये दोनों ना ऐसे जों और जों यहाँ पे चल रहे थे। सडनली कार P जो है वो डिसलरेट हो रहा है, ध्यान से समझना, कार P जो है वो डिसलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म डिसलरेशन का मतलब होता है बच्चों कि वो ना ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है। BREAK मत कर देना, BREAK मतलब तोड़ देना या फिर लंच ब्रेक। सर इतना लेक्चर देखने के बाद में ब्रेक चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में वेयर हैज़ कार Q एक्सेलरेट्स। अच्छा, कहानी में बदलाव है, P वाला ब्रेक लगा रहा है और Q वाला एक्सेलरेट कर रहा है। पहले दोनों सेम स्पीड पे थे, देखो ऐसे दिखा रहा हूँ, जैसे P वाला जो है वो ये जों में स्लो हो रहा है और ये वाला जो है ये फास्ट हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, P ब्रेक लगा रहा है और Q एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो Q है वो P को ओवरटेक कर लेगा, सीधी बात है। तो P वाला से आगे निकल जाएगा Q वाला। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, देखो, when and where Q overtakes कार P, Q P को कहाँ ओवरटेक करेगा। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले लॉजिक लगाओ कि भाई P इधर है, Q इधर है, दोनों आगे जा रहे हैं, ये देखो ऐसे दोनों आगे जा रहे हैं, दोनों आगे जा रहे हैं, दोनों आगे जा रहे हैं, इसी एक जगह पे तो ओवरटेक करेगा।
अब वो कहाँ ओवरटेक करेगा हमको नहीं मालूम, कहाँ ओवरटेक कर रहा है वो तो हमको पूछ के रखा उसने। तो लेट्स से इस जगह पे ओवरटेक करेगा। अब उस जगह तक पहुंचने के लिए लेट अस से P को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा x, तो Q को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा होगा वहाँ पे जाने तक, बताओ। Q इतना तो चलेगा ही चलेगा, साथ में वो पहले से 200 मीटर पीछे था तो उसको वो भी कवर अप करना है। तो ये हो गया हमारे पास में x + 200, ये x मीटर चलेगा, ये x + 200 मीटर चलेगा। ठीक है, अब हमें क्या लॉजिक लगाना है, पहले तो ये सोचो, क्या आपको कार का शेप इम्पॉर्टेंट है क्या, कि भाई वो लैंड क्रूज़र है या वो टाटा नैनो है, वो बड़ी गाड़ी है कि छोटी, कुछ नहीं, इट इज़ पार्टिकल। तो यहाँ पे हम पहली बात तो पढ़ रहे हैं पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स का डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। अब उसके अंदर में क्या आपको फोर्स इम्पॉर्टेंट है कि इंजन ने कितना टॉर्क लगाया, कितना RPM हुआ, ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, काइनेमैटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं, काइनेमैटिक्स। तो हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशन से सारे काम हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे। ज़रा देखो अभी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ हमको क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो इधर मैं लिखता हूँ टू फाइंड, आपको बोला है व्हेन बोले तो टाइम, एंड वेयर, देखो आपको बोला है व्हेन बोले तो टाइम, वेयर बोले तो कहाँ मतलब आपको पूछा है एक्स के बारे में, कहाँ पे जाके आपका ओवरटेकिंग होगा। तो हमारे पास दो चीज़ें, पहले हमको टाइम चाहिए और उसके बाद में हमको एक्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं डेटा के हिसाब से लिखता हूँ कार P का डेटा। कार P के बारे में हम लिखेंगे उत्सव, कार Q के बारे में लिखेंगे उत्सव। चलो, कार P का इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, 72 kmph, इसका भी है 72 km/h। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ से समझना। ठीक है, दिख रहा है आपको सभी को, 0 दिखाई दे रहा है ना, 0। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान देना, 72 km/h का कन्वर्जन हमको करना है। तो ये तो आएगा 72 किलोमीटर बोले तो 10⁻³ एंड अभी ये नहीं समझता तो ऐसा ले लो 1000 मीटर, और R मतलब कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसको काटकुट करोगे तो ये 5/18 हो जाएगा। तो हम क्या करना है, 72 × 5/18, तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 20। कितना आंसर आ गया यहाँ पे, अरे नहीं दिख रहा क्या, शायद नहीं दिख रहा, सॉरी, ये आंसर आ गया हमारे पास में 20 किलोमीटर, 72 km/h से 20 मीटर/सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला आ जाएगा 20 मीटर/सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है भाई, तो देखो यहाँ से जब इसने ब्रेक लगाना चालू किया और यहाँ से जब इसने एक्सेलरेट करना चालू किया, तो इधर से इधर और इधर से इधर दोनों सेम टाइम पे पहुँच रहे हैं। जितना टाइम इसको लग रहा है ब्रेक लगाते लगाते पहुंचने में, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ इसको लग रहा है एक्सीलरेशन में, एक्सीलरेट करके पहुंचने में। तो हम बोलेंगे दोनों को टाइम सेम ही लगा। उसके बाद में ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये भाई साहब ये t सेकेंड है, ये भी t सेकेंड है, और ये भाई साहब कवर कर रहे हैं x + 200 मीटर। अच्छा, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो है -2.5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज़ ये डिसीलरेट कर रहा है या फिर ब्रेक लगा रहा है। और ये भाई साहब तो बेचारे एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। आगे इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पूछी भी नहीं है, ना तो दी है, तो मैंने डैश डाल दिया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले किसके लिए भाई, गाड़ी P के लिए। किसके लिए, कार P के लिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं फॉर कार P, तो बाय
काइनेमेटिकल इक्वेशन मैं लिखूँगा क्या, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बच्चों एक हैबिट रखना, वेन एवर यू राइट द फॉर्मूला हाईलाइट कर दो, ताकि क्या होता है कि कभी कभार अगर आपका आंसर रॉन्ग भी हो गया तो एग्जामिनर आपको स्टेप के मार्क्स दे देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू यू का वैल्यू 20 है, देखो लिखा है हमने 20t प्लस हाफ ऑफ -2.5 टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा x इक्वल टू 20t माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 2 टी स्क्वायर। ज़्यादा तामझाम में नहीं पढ़ेंगे, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे फॉर कार Q, वही चीज़ लगाएंगे बाय काइनेमेटिकल इक्वेशंस, थोड़ा टाइम बचाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू कितना है भाई हमारे पास में, s का वैल्यू x प्लस 200 दैट इज़ इक्वल टू वही है 20t प्लस यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, a का वैल्यू कितना चल रहा है, तो a का वैल्यू हमारे पास चल रहा है हाफ 2t स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास में यहाँ पे बचा 200 प्लस। अब बच्चों x का वैल्यू हमारे पास में है, क्या मैं वो वैल्यू यहाँ डाल दूँ, है ना, तो ये मेरे पास में यहाँ पे x के जगह पे क्या आ जाएगा 20t माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 2t स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 20t प्लस t स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चीज़ें तो आप स्टैंडर्ड काट सकते हो, 20t कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे बच जाएगा 200 और माइनस 1.25 टी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वाला पार्ट यहाँ ले जाओ और इसको बस अब सॉल्व करते जाना है। तो हमारे पास में यहाँ पे बचेगा टी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9.428 सेकेंड। ठीक है, और इसी वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन 1, तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 77.451 मीटर। सो व्हाट इज 77.451 मीटर? 77.451 मीटर का मतलब होता है कार P हैज़ टू ट्रैवल इतना मीटर एंड कार Q हैज़ टू ट्रैवल, पता है कितना, 277.451 मीटर। देखो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, पक्का 100% श्योर एकदम। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हम लोग ने एक सम देख लिया है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दिया है। आगे हम मिलेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से स्लो करके या जहाँ लगे फास्ट करके पढ़ लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते, बाय।